दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें मैथ से क्वेश्चन आते हैं, गणित पेडागोजी से, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। 25 क्वेश्चन होंगे एकदम नए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट सभी टीचिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। 25 में आप कितना स्कोर कर पाते हैं, इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 से ही काउंट करते चलिएगा। उससे पहले आप क्या करें, थोड़ा सा समय निकाल करके ट्रिक वाले वीडियोस देख लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी पेडागोजी हल करने की, चाहे आप बाल विकास हो, संस्कृत हो, पर्यावरण हो, गणित हो, इनकी ट्रिक वाली वीडियोस बनी है। ठीक है, उनको आप देखिए। उनका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा। उनको देखिए, जिससे आप एक अच्छी समझ बना पाए कि कैसे आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चैनल पे न्यू आए हैं, पहले आप वीडियोस को देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। 10:30 बजे आपको लाइव क्लास मिलती है यहां पे। तो आज की इस क्लास में जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आप सभी को नमस्कार। पहला प्रश्न आपसे ये कहा जाएगा कि गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए, यहां पे दूर होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। कहा जा रहा है कि गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। देखिए, गणित शिक्षण में बच्चों को तरह तरह की समस्याएं आती हैं। कई बार बच्चों को सूत्र नहीं याद होते या सवाल बताया गया समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए जो समस्याओं को दूर करना है, टीचर होने के नाते क्या सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। शिक्षक का व्यवहार उचित हो, व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए, सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से किए जाएं। लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आप उपरोक्त सभी देख करके ये सोच रहे हैं कि इसका उत्तर यही होगा, तो आप गलत हैं। इसका उत्तर उपरोक्त सभी नहीं होगा। ट्रिक वाली वीडियो में भी हमने आपको बताया कि जहां पे ही शब्द लिखा हो वो प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता अगर प्रश्न सकारात्मक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया कि सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से हम क्यों करेंगे। जिस प्रकार का विषय होगा, जिस प्रकार का टॉपिक होगा, हम उसके हिसाब से शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, ना कि एक ही प्रकार के। तो दो ऑप्शन ये गलत हो गए। अब समस्याओं को दूर करना है तो सबसे जरूरी क्या है कि शिक्षक का व्यवहार उचित हो। अगर शिक्षक का व्यवहार उचित होगा, बेहतर तरीके से वो बच्चे को समझाएगा, जो भी समस्याएं हैं, पहले तो क्या करेगा, निदानात्मक टेस्ट करेगा, मतलब जानेगा कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, उसको जो ये प्रक्रिया होती है कमजोरी को पता लगाना, अधिगम में जो भी त्रुटियां होती हैं, बच्चे को जो भी दिक्कतें होती हैं, इनको हम पता लगाते हैं निदानात्मक टेस्ट में। फिर हमको क्या करना होता है, उन कमजोरियों पर वर्क करना होता है दूर करने के लिए। तो वो करते हैं उपचारात्मक कार्य। ये कार्य होता है शिक्षक का। तो अगर शिक्षक का व्यवहार उचित होगा तो समस्याओं का समाधान बेहतर ढंग से वो कर पाएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे वातावरण में सहज रूप से कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। उपरोक्त कथन क्या दर्शा रहा है। कहा जा रहा है बच्चे वातावरण में सहज रूप से कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। तो बच्चे सीखेंगे कैसे, ये इस संबंध में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प बेहतर होगा। 4 ऑप्शन है, अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टिक करते चलिएगा जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता है। ठीक है, जिससे आप चेक कर पाएंगे कि आप कितने प्रश्नों के उत्तर सही से दे पा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर अपना करते रहे कमेंट बॉक्स में। और इसका आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, दूसरे ऑप्शन में है वातावरण की शुद्ध वायु को, बच्चों की चतुराई को, या फिर शिक्षण की विशेषता को। तो बच्चे कैसे सीखेंगे बताइए। कहा जा रहा है वातावरण में सहज रूप से सीख लेते हैं। तो किस प्रकार से सीखते हैं बच्चे, जब शिक्षक का व्यवहार अच्छा होगा। ठीक है, शिक्षक के व्यवहार को महत्व दिया जाएगा तो बच्चे अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चतुराई नहीं, विशेषता नहीं, व्यवहार को यहाँ पे, क्योंकि बात क्या कही जा रही है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही वो बात कही जा रही है। क्वेश्चन में ही लिखा है यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल हो, अर्थात यहाँ पे कथन क्या दर्शा रहा है, शिक्षक के व्यवहार के महत्व को दर्शा रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन ठीक होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो अभी तक जो आपको बताया जा रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग ना किया जाना निम्न में से किसकी समस्या है। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है अगर क्लास में, विद्यालयों में, तो ये समस्या क्या पाठ्यपुस्तक की है। पाठ्यपुस्तक की तो बिल्कुल समस्या नहीं। ठीक है,
शिक्षण की समस्या है, विद्यालय की है, अभिभावकों। देखिए इसमें अभिभावकों का क्या रोल है, अगर शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं कर रहा है तो वहां पे किसकी गलती होगी, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक भागीदार होता है, तो यहाँ पे जो दिक्कत होगी वो किसके द्वारा होगी, समस्या किसकी है, तो शिक्षण की समस्या है। शिक्षण में प्रयोग नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है, इसके कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है विद्यालय उतना एफर्ट नहीं कर पा रहा हो, महंगी सामग्री हो शिक्षण विधियों में जिसका प्रयोग हो रहा हो, मान लिया कुछ साथ में कुछ ऐसी विधियां हैं जिनमें हम श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, चार्ट पेपर, तो वो हो सकता है ना प्रयोग कर पा रहा हो, तो ये प्रॉब्लम किसकी है, शिक्षण विधियों का प्रयोग ना किया जाना, ये शिक्षण की समस्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। गणित शिक्षण में अगर शिक्षण संबंधित कुछ समस्याएं आ रही तो आप शिकायत करेंगे, शिकायत करना अपने आप में नेगेटिव वर्ड है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब दो ऑप्शन है, गणित विषय में कमजोर बच्चों का विषय परिवर्तित कर देंगे, बिल्कुल गलत बात। गणित जो है प्रत्येक बच्चा पढ़ सकता है, ये बात एनसीएफ 2005 में कही गई है, तो हम विषय परिवर्तन नहीं करेंगे, शिकायत भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करने का पूरा प्रयास करेंगे समस्या के समाधान के लिए। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ऊपर देखिए आई बटन में क्रैश कोर्स जो सीटेट का चल रहा है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक हमने लगा रखी है, तो उसको आप देख सकते हैं कभी भी किसी भी समय। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए। समस्या प्रस्तुत करना, छात्र क्रिया को सही दिशा देना, छात्रों का मूल्यांकन करना, या फिर ये सभी। पांचवा प्रश्न आपके सामने, तो समस्याओं को दूर करना है। ठीक है, तो समस्या जब तक प्रस्तुत नहीं होगी हम जानेंगे कैसे, तो समस्या प्रस्तुत करना सही है। छात्र क्रिया को सही दिशा देना टीचर का काम होता है। ठीक है, सुविधादाता, तो टीचर का काम होता है कि सही दिशा दे, सही मार्गदर्शन करे बच्चे का, ये भी सही है। और मूल्यांकन करे, मूल्यांकन क्यों, क्योंकि मूल्यांकन से ही पता चलेगा कि बच्चा कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, कहाँ पे उसकी क्या समस्या आ रही। अर्थात यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। छठा प्रश्न है यहाँ पे, बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए। आपको बता दें 50 क्वेश्चन हमने बहुत ही सिलेक्टेड ढूंढे हैं आपके लिए। अब आपको क्या करना है, ये वीडियो का पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 इसका जल्दी आएगा और उसका भी लिंक हम इस वीडियो के एंड में दे देंगे। जब भी वो अपलोड होगा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा वहां पे आपको वो लिंक दिख जाएगा पार्ट 2 का। ठीक है, तो अब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सभी तक जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम की। क्वेश्चन नंबर 6 आपने पढ़ लिया होगा, अगर आपका उत्तर प्रश्न संख्या 6 में है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षक को क्या करना चाहिए, मनोरंजन, ठीक है, क्रियात्मक कार्यों को, क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव रहेगा, और अवसर प्रदान करना अपने आप में ही क्या है, पॉजिटिव ऑप्शन है, यानी बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर दिया जाए। तो यहाँ पे आंसर मिला डी ऑप्शन। गणित शिक्षक में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए क्या, मतलब अगर आप गणित के एक शिक्षक हैं और अभ्यास कार्य दे रहे हैं, किस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट हो, बिल्कुल सही है। उद्देश्य स्पष्ट होगा तो कार्य भी अच्छा होगा, है ना। तो उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, जिससे क्या है बच्चे को भी कार्य करने में आसानी रहे और आपको भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए, मतलब रिवीजन जो कराया जाए वो समय ऐसा नहीं कि हर बार रिवीजन कराया जाए, आवश्यकता अनुसार। उचित कालांतर का मतलब यही है कि आवश्यकता अनुसार रिवीजन भी कराया जाए, पुनरावृत्ति का मतलब रिवीजन। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती, कैसे। समस्या को दूर करना है और बालक में ज्ञान के प्रति आप कैसे रुचि उत्पन्न करेंगे, शिक्षण विधि द्वारा, प्रेरणा द्वारा, अभिरुचि द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल सी बात है, आपको अगर रुचि उत्पन्न करनी है तो आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे, है ना, किसी भी तरीके से बच्चे को मोटिवेट करेंगे कि आपके लिए गणित पढ़ना क्यों जरूरी है, इसकी भविष्य में क्या उपयोगिता है ना। आप बड़े होंगे तो इसकी कहाँ, बिजनेस अगर आप करेंगे तब भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, अगर आप कहीं जॉब करेंगे तब भी जरूरत पड़ेगी। तो हम उसको मोटिवेट करेंगे कि गणित क्यों जरूरी है समस्या को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए। पहले आप इसको समझिए, नहीं होना चाहिए आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, अर्थात एक ऐसा ऑप्शन है जो गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है वार्षिक योजना तैयार ना करना। आपको पहले ही ऑप्शन में उत्तर मिल गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना करना, है ना, जबकि योजना तैयार करना होता है टीचर को।
लेसन प्लान नहीं बनाते हम लोग। बीएड बीटीसी जब आपने किया होगा तो जरूर बनाया होगा, तो आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। योजना तैयार करना होता है, यहाँ पे लिखा है ना, अर्थात इसका आंसर यही होगा। बाकी तो सब सही है ना। विषय वस्तु का ज्ञान हो टीचर को, सही बात है। अभ्यास कार्य को महत्व दिया जाए, सही बात है। और पक्षपात रहित व्यवहार, बिल्कुल सही बातें हैं। ये जो है यहाँ पे शिक्षक में नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन मिलेगा ए। आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत कमजोर हैं, तो आप क्या करेंगे? इस समस्या का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अगर प्राथमिक स्तर पे पूछा जा रहा है तो इसका आंसर कुछ और होगा। अगर ये उच्च प्राथमिक पे पूछा जा रहा है 6 to 8 या पेपर 2 में, तो इसका आंसर कुछ और होगा। अगर नॉर्मली पूछा जा रहा है तो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए कहा क्या जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है, ना ही बच्चे की उम्र मेंशन है, ना ही बच्चे की क्लास मेंशन है। तो कहा जा रहा है यहाँ पे आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में कमजोर हैं। कारण क्या है? प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमजोर होना, शारीरिक रूप से उन बच्चों का, देखिए शरीर का यहाँ पे संबंध नहीं होगा गणित से, तो ये कट गया, ये कट गया। अब दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो प्राथमिक स्तर पे उन बच्चों की नींव कमजोर रही होगी, प्राथमिक स्तर पे, तब ये हम सही लगाएंगे जब ये क्वेश्चन उच्च प्राथमिक में आएगा, तभी तो हम इसको लगाएंगे। वरना हम क्या लगाएंगे? आपका उन पर ठीक से ध्यान ना देना, मतलब टीचर की कहीं ना कहीं गलती है, तभी तो बच्चा गणित में कमजोर हुआ। बाकी सब्जेक्टों की बात नहीं कही जा रही। अर्थात अगर प्राथमिक स्तर पे क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर ये होगा, और अगर उच्च प्राथमिक में पूछा जाएगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पे बच्चों की गणित जो है, बेसिक जो है, कमजोर रही होगी। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा और परीक्षा आयोग पे डिपेंड करेगा कि वो आंसर क्या देता है। हमने आपको दोनों ही चीजें बता दी। व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या क्या है? व्यक्तिगत क्लास में हो या समाज में हो, व्यक्तिगत भेदभाव कब होता है? जब तरह तरह के लोग होते हैं। जैसे क्लास में कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, कोई पिछड़ा है, कोई सामान्य है, तो यही कारण होते हैं व्यक्तिगत भेदभाव के। अर्थात आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, 12वां प्रश्न आपके सामने। गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, क्यों? मतलब समस्याओं को हल करने के साथ साथ कहा जाता है कि प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को लगाइए। इस कार्य के पीछे क्या प्रयोजन रहता है, क्यों ऐसा करा जाता है? पहला ऑप्शन है नए सूत्रों को समझ सके तथा उनके अनुप्रयोग में दक्ष हो जाएं। बहुत बढ़िया, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, इतनी संख्या में जुड़े हैं, और आप अधिक लोगों को जोड़ें, हमें अच्छा लगेगा। नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपके लिए समय ज्यादा कीमती है ना। अब 200-300 बच्चे अगर लाइव देखेंगे, सभी का नाम लेंगे तो नाम ही हो पाएगा, इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो नए सूत्रों को समझ सके, अनुप्रयोग में दक्ष हो जाए, सही है कुछ कुछ ऑप्शन। गणना संबंधी कौशल में, देखिए सीटेट हमने कुछ कुछ क्यों कहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सीटेट ऐसे क्वेश्चन पूछता है, या टीचिंग एग्जाम में पैडागोजी के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें चारों ही ऑप्शन सही लगते हैं। चारों में बेस्ट ऑप्शन क्वेश्चन की प्रकृति के हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभ्यास कार्य में अधिक बल क्यों दिया जाता है, प्रैक्टिस हम बार बार क्यों कराते हैं? इसलिए कराते हैं ताकि बच्चे जो है गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रैक्टिस की बात है, वैसे तो ऑप्शन आपका आपके हिसाब से हो सकता है कुछ और हो रहा हो। यहाँ पे चारों ही ऑप्शन पॉजिटिव हैं, अनुप्रयोग में दक्ष हो जाएं, नए सूत्रों को समझ सकें, नई धारणा को स्पष्ट कर सकें, ज्ञान को नहीं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस, अभ्यास करने पर अधिक बल क्यों देते हैं? ताकि बच्चा जो है, जो भी पढ़ रहा हो गणना संबंधी कौशल, उसमें निपुण हो जाए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी, ऑफिशियली आंसर की के हिसाब से भी इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, जो आंसर की है और जहां तक मेरा भी अनुमान है उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, और पेडागोजी के कई क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हर टीचर का सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, मे बी एक आधा क्वेश्चन में, सभी में ऐसा नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं, क्यों? क्यों गलतियां करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वे एक से अधिक पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ते, ये कोई रीजन होगा क्या गलतियां करने का? दूसरा ऑप्शन, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है। तीसरा ऑप्शन, वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। डी ऑप्शन है, वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते। अब आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? गलतियां क्यों करते हैं? देखिए, एक से ज्यादा पाठ्यपुस्तक पढ़ने का तो कोई लॉजिक है नहीं यहाँ पे, तो गलतियां क्यों करते हैं, पहला ऑप्शन आप काट दीजिए, ठीक है। पर्याप्त अभ्यास नहीं करते, ये भी गलत बात है। गलतियां करते हैं क्यों,
क्योंकि वे अर्थ निर्माण के प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ हम बच्चे जो है ट्राई करते रहते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर नहीं लगा तो दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड से लगाते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। तो यहाँ पे बी सी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे। बोलने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पे भी आपको चारों ही ऑप्शन सही लगेंगे। क्वेश्चन को पकड़िए, दिक्कत कहाँ है, बोलने में कठिनाई है बच्चे को, परिचर्चा का आयोजन करके ठीक हो सकता है, ऐसे खेलों का आयोजन करके जिसमें बच्चा बोलना पसंद करे, जो स्वयं के अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से करे उसे अधिक अंक देकर। तो अंक वाली बात उतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं होती। गतिविधियों में भाग देने के लिए सही है ये भी, लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दिक्कत क्या है, बोलने में कठिनाई हो रही। तो हम ऐसे खेलों का ही आयोजन ना कराएं जिसमें बच्चा बोलना पसंद करे, जैसे अंताक्षरी हम खिला दें, है ना। अब अगर हम क्रिकेट खिला दें तो ये डिपेंड करेगा कि ऐसे गेम हम खिलाएं बच्चों को जिससे बच्चा बोलना पसंद करे। बात यहाँ पे कक्षा की, तो सबसे बेहतर होगा कि हम अंताक्षरी खिला दें या कुछ ऐसा गेम जिसमें बच्चे को बोलना हो और बच्चा बोलना पसंद करे। तो इस तरीके से हम बेहतर ढंग से प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन का नेचर क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होता है। आप एक अध्यापक होने के नाते आप खुद को ये मान करके चलिए कि आप एक अध्यापक हैं, तो आपका उत्तर बेहतर निकलेगा। पहला ऑप्शन है बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के लिए सभी सूचना रखना, बच्चों से विषय वस्तु का स्मरण कराने की। तो देखिए याद कराने का काम नहीं होता हमारा, बल्कि होता है समझाने का। ये भी ठीक है, यहाँ पे गलत नहीं है डी वाला ऑप्शन। सबसे बेहतर क्या है, कहा जा रहा है अति आवश्यक, मतलब सबसे बेहतर आपको देखना है। तो बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, खोज आधारित अधिगम करें बच्चे, एक्टिव लर्निंग करें। यहाँ पे ए ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है और वो ऑप्शन बाकी के ऑप्शंस की अपेक्षा। अनुपस्थिति रोकी जा सकती, मतलब क्लास में अटेंडेंस को जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं उनको हम कैसे रोकेंगे। शिक्षक के द्वारा, छात्र को दंडित करके, मिठाई दे करके, या फिर अभिभावकों यानी माता पिता से संपर्क करके। कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो हम दंडित करके तो नहीं, मिठाई दे करके भी नहीं, लालच हो जाएगा ये। तो हम उनके गार्जियन से संपर्क करेंगे कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा, रीजन जानेंगे, फिर उसके हिसाब से हम उसको गाइडेंस करेंगे। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। लाइक बहुत कम है, जितनी संख्या जुड़ी है सभी लोग लाइक कर दें, कोई इसका चार्ज नहीं लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है, इसका कोई पैसा भी नहीं मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इस वीडियो को आप लोगों ने इतना पसंद किया, फिर वो वीडियो और ट्रेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, क्यों कहती है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पे कंठस्थ करने की बात कही जा रही है। एनसीएफ 2005 कंठस्थ करने पे बल नहीं देता, तो ये ऑप्शन पहले ही कट गया, ठीक है। और एक चीज, परिभाषाओं को खोजने, तो गणित में भी हम परिभाषाओं का प्रयोग उस पर ज्यादा बल नहीं देते, ये गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन बच रहा है, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में सहायता करना या फिर समस्याओं की व्याख्या करने में। देखिए व्याख्या करने पे गणित में हम ज्यादा बल नहीं देते, गद्य पद्य होता तो बात अलग थी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन नंबर डी बेस्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। कक्षा 4 में बिंदु और रेखा, रेखा मतलब ये लाइन, बिंदु मतलब रेखा के ही बिंदु अगर मान ले, तो ज्यामिति पाठ के लिए आकलन कर रहे हैं, उसके लिए निर्देश क्या होंगे। पहला ऑप्शन है परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंत बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है, जैसे हमने किया। ये रेखाखंड हो गया, ये बिंदु है, ठीक है, चिन्हित कर दिया हमने, इसको माप सकता है। तो क्या निर्देश सबसे बेहतर होंगे, बी ऑप्शन कह रहा है रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है, रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। डी ऑप्शन है सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। कक्षा 4 का बच्चा है, बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन करना है आपको, तो सबसे बेहतर ये होगा कि बच्चा रेखा और रेखाखंड में अंतर कर पाए, साथ ही साथ दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच पाए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, बड़ा वाला ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। अगला प्रश्न देखिए, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पे याद करने की बात कही जा रही, तो ये अपने आप में निगेटिव है, गलत हो जाएगा, ठीक है। और गणित में जहां पे भी आपको गणित शिक्षण की बात मिले,
गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, तो तार्किक वाला ऑप्शन आपको पहले देखना है, जहां पे भी गणित की बात है, तर्क आधारित, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ट्रिक वाला वीडियो देखिए, जिसका लिंक यहाँ पे ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है, आई बटन में चेक करिए। तो यहाँ पे तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 20, गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है? संबंधित पाठ्य के उद्देश्य, संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों का, संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप गणित के टीचर हैं, कोई चैप्टर आप पढ़ाने जा रहे हैं, मान लिया आप दशमलव पढ़ाने जा रहे हैं, तो किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? उद्देश्य का, शिक्षण विधियों का, प्रश्न बैंक का। क्वेश्चन नंबर 20, अगर एक ऑप्शन होता है यहाँ पे उपरोक्त में से सभी, तो हम तीनों लगा देते उपरोक्त सभी, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। मान लेते हैं हम यहाँ पे एक ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा उद्देश्यों का भी, शिक्षण विधियों का भी और प्रश्न बैंक, तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। लेकिन नहीं है, अब आपको दोनों कंडीशन बता रहे हैं, अब यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन टिक करना है, उद्देश्य भी जरूरी है, शिक्षण विधि भी जरूरी। तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको देंगे? सबसे ज्यादा प्राथमिकता आप देंगे उद्देश्यों को। क्यों? क्योंकि जब उद्देश्य पता होंगे कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या चैप्टर, उसके क्या उद्देश्य है पढ़ाने के, तभी तो आप उसी के हिसाब से शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम प्राथमिकता देंगे जब ऑप्शन इस प्रकार से होंगे, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करते हैं? शिक्षक, छात्र, अभिभावक या फिर प्रधानाचार्य? देखिए प्रधानाचार्य और अभिभावक का इसमें रोल नहीं होगा। कहा जा रहा है गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किस पर निर्भर करेगी? अगर बच्चा गलतियां कर रहा है, उसको हम सुधारना चाह रहे हैं, किस पर निर्भर होगा ये? तो ये शिक्षक पर निर्भर होगा कि किस तरीके से त्रुटियों को वो समझा सकता है, बच्चे को समस्या का समाधान कर सकता है। 22वां प्रश्न है यहाँ पे, इसको कराएंगे बड़ा क्वेश्चन लास्ट में, और पेपर में भी आप यही करिएगा, ठीक है, पेपर में भी आपको बड़े क्वेश्चन में ज्यादा उलझना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? पहला ऑप्शन है शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, तो भैया गणित में शारीरिक सौष्ठव का क्या काम होगा? तो यही ऑप्शन हो जाएगा सही। देखिए बाकी देख लीजिए, कहा जा रहा है समस्या समाधान, तो समस्या समाधान तभी कर पाएंगे जब आंकड़ों का संकलन होगा, है ना, ठीक है, उस पर हम देखेंगे कि क्या समस्या आ रही है, समस्या को हम समझेंगे संकलन करने के बाद, फिर उसका सामान्यीकरण करेंगे, व्याख्या करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। तो बाकी के ऑप्शन ठीक है, लेकिन शारीरिक सौष्ठव का महत्व तो नहीं देंगे समस्या समाधान में। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। 24वां प्रश्न है, समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रिया अग्रसर होती है, ये कथन किसका है? अग्रसर होती तथा दी गई समस्या का समाधान करती है, उक्त परिभाषा किसकी? ये स्टेटमेंट किसका है? कभी कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, यहाँ पे सही जवाब मिलेगा, ये स्टेटमेंट है योकम और सिम्पसन का। अगर आपका ऑप्शन था सी, तो उत्तर आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्षेत्रमिति पढ़ाते समय, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने स्किप किया था। कहा जा रहा है गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताए। चारों विचार लिखे ऑप्शन में। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता? निगेटिव है ऑप्शन, मतलब 3 सिद्ध कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है, मेरे विचार से गणित की पाठ्यपुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये तो सही है बात। मेरे विचार से समस्या समाधान को गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होगा, सही बात है, ठीक है। मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्कना में कोई सहसंबंध नहीं है, जबकि सहसंबंध होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है गणितीय तर्कना और समस्या समाधान में संबंध नहीं है, जबकि होता है, तो आंसर आपको मिलेगा यही वाला ऑप्शन। आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। बाकी यहाँ पे बात सही कही जा रही कि वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए, तो ये भी सही है, मतलब बाकी 3 सही है। क्वेश्चन क्या था? उचित सिद्ध नहीं होता, तो इसका आंसर मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन नंबर सी। आगे के क्वेश्चंस आप पढ़ चुके हैं, ऊपर आई बटन में आप देखिएगा प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिख रहा होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। 25वां प्रश्न रहेगा आपके लिए होमवर्क, और यहाँ पे कुछ ट्रिक वाले वीडियोस भी आपको दिखाया जा रहे हैं, मैथ्स पेडागोजी ट्रिक, और सीटेट को आपको कैसे क्लियर करना है फर्स्ट टाइम में, उसका भी वीडियो आ रहा है, क्लिक करके देखें, लाखों लोग देख चुके हैं, आप भी देखिए। कहा जा रहा है यहाँ पे क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है, तो ये कौन सी विधि का प्रयोग हो रहा है? पहले सूत्र लिख रहा है यहाँ पे, तो इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट में लिखिएगा। आगे के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। 50 क्वेश्चन का ये वीडियो रहेगा, पार्ट नंबर 2 में आप आगे के क्वेश्चंस पढ़ पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।